जरा सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी आपको बताते हैं, कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ रहा था, दिन का पूरा हाल आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चिंतन शिविर में शामिल होकर देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने देश की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कई तरह की सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश की बेहतरी के लिए सभी राज्य मिलजुल कर काम करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म लाने पर विचार करना चाहिए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया को लेकर भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अच्छी चीज है, लेकिन कोई भी जानकारी बिना वेरिफिकेशन के फॉरवर्ड ना की जाए। इस बीच यूएनएससी से बड़ी खबर आई। यहां भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी समर्थक चेहरा बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने दुनिया के सामने मुंबई में हुए 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का ऑडियो प्ले किया, जिसमें वो फोन पर आतंकियों से कह रहा है कि जहां भी मूवमेंट दिखे, जहां भी लोग हों, उसे कह रहा है कि जहां भी मूवमेंट दिखे, जहां भी लोग हों, वहां फायर कर दो। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कहा कि 26/11 आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता और इसकी योजना बनाने वाले अब भी सुरक्षित हैं, क्योंकि वैश्विक संस्था कई मामलों में आतंकवादियों पर बैन लगाने में नाकाम रही, जिसके पीछे राजनीति आड़े आती रही। दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में भी आज काफी हलचल रही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बगावत को लेकर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व आईएएस अधिकारी प्रेम सिंह द्रैक को पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रेम सिंह द्रैक पर पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मुहिम चलाने के आरोप हैं। आपको बताएं कि इस बार रामपुर सीट से कौल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। प्रेम सिंह का कहना है कि यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। ऐसे में किसी दूसरे प्रत्याशी को यहां से टिकट देना दूसरे समुदाय के अधिकार का हनन है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला आज कांग्रेस में शामिल हो गए। महेंद्र सिंह कांग्रेस के वायाड विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि जल्दी उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। महेंद्र सिंह के कांग्रेस में लौटने के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीप ठाकुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने स्टेट यूनिट में कार्यालय में उनका स्वागत किया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना के नारायणपेट में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने बीजेपी और टीआरएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और पैसे की राजनीति में लिप्त हैं। दिल्ली में छठ पर्व और यमुना नदी की गंदगी पर सियासी पारा गर्म है। पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी से तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रवेश वर्मा ने यमुना के पानी में केमिकल डालकर उसे जहरीला करने का आरोप केजरीवाल सरकार पर भी लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 5 नवंबर को होगी। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जैन किसी कंपनी के मालिक नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। आपको बताएं कि 5 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया था। वो 12 जून से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। कवर स्टोरी। फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां पर बिग टेक कंपनियों की मनमर्जी ज्यादा चलती है। ज्यादातर मामलों में यूजर को सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता कम ही मिलती है। कोई शिकायत हो तो उसका समाधान कहां से मिले, कैसे मिले, इसकी कोई व्यवस्था खास तौर पर है नहीं। लेकिन अब सरकार इन सब को बदलने वाली है। सरकार ने इन बिग टेक कंपनियों की मनमर्जी को खत्म करने के लिए नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को मंजूरी दे दी है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नए नियमों के जरिए एल्गोरिथम की आड़ में मनमानी करने वाली बिग टेक कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी।
इसके साथ ही नए नियम नोटिफाई होने के यानी कि आज के 90 दिनों के भीतर ग्रीवांस अपीलेट पैनल बनाया जाएगा, जहां आप अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। नियमों के मुताबिक सेंसिटिव कंटेंट पर 24 घंटे के भीतर एक्शन लेना होगा। इंटरमीडियरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटरमीडियरीज की जवाबदेही तय होगी और इसके साथ ही कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर दोनों पर सर्विस नियमों और प्राइवेसी नीति से जुड़ी जानकारी देनी होगी। वहीं इंटरमीडियरी कंपनियों के लिए भारतीय संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों का सम्मान करना भी जरूरी होगा। प्रस्तावित नियमों में यूजर के हितों का काफी ध्यान रखा गया है। जो नए नियम जो आज से आए हैं, नोटिफाई हो गए हैं, उनके मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास शिकायतों पर शुरुआती एक्शन लेने के लिए 72 घंटे होंगे। मतलब अगर किसी इंटरमीडियरी कंपनी को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के संबंध में शिकायत मिलती है तो ऐसे में कंपनी को 72 घंटों के भीतर शुरुआती कार्रवाई करनी होगी। दूसरी तरह की शिकायतें मिलने की जो डेडलाइन है वो 15 दिनों के भीतर होगी। किसी अन्य तरह की शिकायत मिलने पर कंपनियों को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी, यानी कि एक बार आपके पास अगर कोई शिकायत आ गई तो फिर उस पर कार्रवाई करनी ही होगी, और वो भी तय समय में। इंटरमीडियरी कंपनी को सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले कंटेंट को लेकर भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, अपमानजनक, बाल यौन शोषण का कंटेंट अपलोड ना हो, और इसके साथ ही देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले कंटेंट पर भी रोक लगेगी। भारत की एकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत की एकता, अखंडता के खिलाफ किसी भी तरह का कंटेंट अगर आएगा उस पर रोक लगानी होगी। अभी तक सोशल मीडिया पर कौन सा कंटेंट रहेगा और कौन सा हटेगा, इस पर बिग टेक कंपनियों की मर्जी चलती थी, लेकिन नए आईटी रूल्स से अब इनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो गई है। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये अब जिन रूल्स की आवश्यकता थी अब उनको नोटिफाई हो गए हैं, तो अब हम ये माने इंटरमीडियरीज की जो जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी अब से, अब वो सुनिश्चित है। अब आप मनमानी नहीं कर सकते। नियम यूजर प्रथम। डेफिनेटली इससे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि लगातार इस तरह की जो कंप्लेन मेरे पास आती हैं कि किसी ने सोशल मीडिया क्लोन कर लिया उनकी प्रोफाइल पिक्चर यूज करके और अब्यूजिव कंटेंट डाल रहे हैं, अश्लील सामग्री पोस्ट कर रहे हैं और डिफेमेशन कर रहे हैं उनका, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं टेक डाउन का, और उसमें महीनों लग जाते हैं जब तक कि डैमेज हो चुका होता है या फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो इस तरह की लगातार कंप्लेन आ रही है। कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट भी लोग करते हैं, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी लिख दिया, और उसके बाद जब प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट जाती है तो काफी टाइम लगता था। इधर एक SLA बनाया गया है, ये एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है कि इस ड्यूरेशन में आपको एक्शन लेना होगा, चाहे वो 24 घंटे के अंदर यदि वो उस कैटेगरी का है जो किसी को तात्कालिक नुकसान पहुंचा सकता है, या आपको 72 घंटे के अंदर एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना होगा उस रिक्वेस्ट का। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है और इससे बहुत कमी आएगी इस तरह के क्राइम की, जो कि हम कहते हैं कि सोशल मीडिया क्राइम सबसे ज्यादा इस वजह से और अनसोशल मीडिया बनता जा रहा था। तो ये एक तरह से सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो डरे रहते थे, लोग ब्लॉक कर देते अपना अकाउंट या बाहर आ जाते थे। कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया छोड़ा भी है। मेरे ख्याल से उसमें कमी आएगी, तो एक पॉजिटिव है। जो मुझे चिंताजनक बात लगती है यहाँ पर ये कि कई बार हम टाइमलाइन तो सेट कर देते हैं, पर जो एक्शन लिए जाते हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होते। कई बार उनको एक मेल लिखना ही एक्शन लग जाता है। तो पहले भी जब गाइडलाइन बनाई गई थी और हम किसी को रिक्वेस्ट करें कि इसको टेक डाउन कर दीजिए, तो वो एक 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्डर आ जाता था कि वी हैव एनालाइज योर रिक्वेस्ट, एंड उसमें हमने पाया कि कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा है, तो हमने टेक डाउन नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा पाया, उसके बाद कोई दूसरी अपील कर सकते हैं क्या, नहीं, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। तो इस तरह से उसका आई वॉश नहीं होना चाहिए। यदि कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट है तो जेन्युइन कंक्लूजन भी होना चाहिए, टेक डाउन भी हो। ये मेरे ख्याल से हमारी इस बार उम्मीद होगी। टाइमलाइन है, बहुत अच्छी बात है, पर ये एक ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल ना आए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के संग कारण बताया जाए कि भाई क्या था कारण, और यदि कुछ और चाहिए इन्फॉर्मेशन तो वो मांगी जाए ताकि यूजर दे सके। मेरे ख्याल से उस डायरेक्शन में हम बढ़ें तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इवेंचुअली। अच्छा, ग्रीवांस अपीलेट पैनल भी बनाया जाएगा, और पहले ये कंपनीज क्या करती थी कि साहब हमारा अपना पैनल है, हम जांच कर लेंगे, आप हमको शिकायत दे दो, हमारा अपना पैनल है। अब सरकार का पैनल भी होगा और वो भी ये देखेगा कि जो शिकायत आई है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी डेप्थ क्या है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो अब थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है रिड्यूसल का वो और मजबूत हुआ सर।
बिल्कुल, बिल्कुल। यही बात मैं आपसे उठा रहा था कि क्योंकि अभी तक सारी डिपेंडेंसी उस कंपनी के हाथ में होती थी और उन्होंने बॉट्स बना रखे हैं या ऑटो रिस्पॉन्डर लिखे हुए हैं, जिससे क्या होता था कि ऑटोमैटिक डिसीजन हो जाते थे और वो जो डिसीजन होते थे, वो इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं होते थे। अब एक जो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो कमेटी होगी या बोर्ड होगा, उसके पास भी पावर होगी कि वो भी इन्वेस्टिगेशन करे और यदि ये रिक्वेस्ट जेन्युइन है और उस पर एक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ है, तो फिर वो फोर्स कर सकती है इंटरमीडिएरीज को कि वो एक्शन ले। तो ये जो एक प्रोविजन है कि कोई सुपरवाइजरी कमेटी भी है, पहले वो कोई कमेटी नहीं थी, तो हमारा सिर्फ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता था इंटरमीडिएरी के संग, उसके बाद क्या करें पता नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आते थे कि साहब हमने कर दी कंप्लेन, लेकिन अब एक स्टैंडर्ड मेल आ गई है, उसके बाद क्या करना है? तो मेरे ख्याल से ये जो कमेटी है या जो सेल बन रहा है रिड्रेसल, ये बहुत इफेक्टिव होगा क्योंकि इससे कम से कम उस तरह के मामलों को और आगे ले जा सकते हैं और जो भी इंडियन लॉज हैं उसके हिसाब से भी हम पाते हैं कि ये रिक्वेस्ट जेन्युइन है, तो उस पर डेफिनेटली एक्शन होगा और ये सेल कराएगी वो एक्शन। ये बिल्कुल कंफर्म करेगी कि एक्शन हो। तो जो फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिफेमेटरी कंटेंट है, बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध हैं सोशल मीडिया पे, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। जरूरत भी थी और इसमें एक और है प्रावधान कि इसमें अगर देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट आता है तो उस पर भी आपको कार्रवाई करनी होगी और ये कार्रवाई तुरंत करनी होगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। बहरहाल अब इस पर कल सुबह 10:45 पर जो है आईटी मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है बाकायदा, तो वो थोड़ा और डिटेल्स में साझा करेंगे। जी बिजनेस पर आप जब ये कॉन्फ्रेंस हो जाएगी उसके बाद इसका लगातार विश्लेषण भी देखेंगे कि ये नए आईटी नियम कितनी जवाबदेही सुनिश्चित कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप कल भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। आइए और आगे बढ़े हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर, जो एक्चुअल में वर्ल्ड की नंबर 1 खबर कही जा सकती है आज दिन भर की। 6 महीने से ज्यादा वक्त से कभी हां कभी ना करते करते आखिरकार एलन मस्क ने ट्विटर डील को पूरा कर ही लिया, यानी कि अब आखिरकार ट्विटर एलन मस्क का हो ही गया। एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा। ये टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक है। ट्विटर चीफ बनते ही एलन मस्क एक्शन मोड में भी नजर आए और कंपनी के टॉप अधिकारियों पर गाज गिरानी शुरू कर दी। एलन मस्क ने ट्विटर डील पूरी होते ही ट्वीट किया कि अब पंछी आजाद हो गया, द बर्ड इज फ्रीड। अब इस ट्वीट के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मस्क का यह कहना है कि वो ट्विटर को एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है। एलन मस्क का प्लान ट्विटर को ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाने का भी है। मौजूदा वक्त में ट्विटर के 23 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया की अगर हम बात करें। हालांकि यूजर बेस में बढ़ोतरी का फायदा रेवेन्यू में नहीं दिखा है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ट्विटर ने $27 करोड़ का नेट लॉस भी उठाया है। और ट्विटर ने ये डील को कैसे अलग अलग पड़ावों के बाद कंप्लीट किया एलन मस्क ने, ट्विटर की इस पूरी डील की कहानी क्या है, करीब 6 महीने तक इस डील में कौन कौन से उतार चढ़ाव देखने को मिले, ट्विटर डील की पूरी टाइमलाइन लेकर मौजूद है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो एलन मस्क ने फाइनली अब ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है और कुल मिलाकर ये $44 बिलियन में ये डील पूरी की गई है। इनफैक्ट टेक इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़े अधिग्रहण में से ये एक एक्विजिशन है। इनफैक्ट आप देखिए, लेकिन इस डील को लेकर पिछले 6 महीनों में जिस तरह का घमासान मचा है, जिस तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, 2 पार्टियों के बीच में जो मतभेद हुआ है, उस पर एक क्विक टाइमलाइन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 14 अप्रैल को हमने देखा कि $54.2 प्रति शेयर पर एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की इच्छा जाहिर की, ऐसा ऐलान उन्होंने कर दिया। इसके बाद 25 अप्रैल को ट्विटर की तरफ से भी अप्रूवल आ गया कि यहाँ पर वो डील को लेकर ओके हैं, आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पर उसके अगेंस्ट में 13 मई को मस्क ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि जो फेक अकाउंट्स की चिंता है उसके कारण डील होल्ड पर रखी गई है। यही नहीं, 16 मई को इसके जवाब में ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने काफ़ी सारे पोस्ट में ये चीज़ बताई कि स्पैम और फेक अकाउंट्स को लेकर
जो उनकी कैपेबिलिटी है ट्विटर की वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और वो डील को लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं। पर 17 मई को मस्क ने कहा कि डील तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपने जो फेक अकाउंट्स हैं उसकी गिनती का हिसाब उन्हें दे नहीं देते। इसके बाद 8 जुलाई को हमने देखा कि मस्क ने ट्विटर डील को खारिज करने की इच्छा भी जताई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो इंटरेस्ट था एलन मस्क का अप्रैल में वो कम होता गया डील को आगे बढ़ाने पर उसके बाद डील अग्रीमेंट को मान्य करवाने के लिए 12 जुलाई को यहाँ पर जो ट्विटर है उन्होंने एलन मस्क पर केस कर दिया। अब केस के बाद क्या हुआ कि जो 19 जुलाई है जब डेलावेयर चांसरी कोर्ट जज जो हैं उनकी तरफ से ये चीज़ फाइनल निकल कर आई, ये ऑर्डर निकल कर आया कि अक्टूबर महीने में आप 5 दिन का इस लीगल प्रोसीडिंग्स को लेकर ट्रायल रखें। इसके बाद क्या हुआ कि 4 अक्टूबर को फाइनली एलन मस्क ने यू टर्न लिया और उन्होंने फिर से 54.2 जो ओरिजिनल ऑफर था उनका उस पर ट्विटर को खरीदने की अपनी मंजूरी दे दी। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर कट यही दिख रहा है कि ट्रायल के पहले एलन मस्क अब ट्विटर को खरीदने की उन्होंने इच्छा जता दी। 17 अक्टूबर को हमने देखा कि डील को लेकर जो ट्रायल शुरू होने वाला था वो 28 अक्टूबर तक टलता हुआ दिखा और डेफिनेटली 27 अक्टूबर यानी कि कल यहाँ पर डील ऑलरेडी हो चुकी। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स डील्स को लेकर, इतनी बड़ी डील को लेकर होते हुए दिखे। तो अप्स एंड डाउन्स जब डील्स को लेकर होते हुए दिख रहे थे तो उसकी वजह से जो ट्विटर का शेयर था उस पर भी इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। 14 अप्रैल को जहाँ पर स्टार्ट हुई थी ये इंटरेस्ट की बात कि ट्विटर को खरीदेंगे एलन मस्क, उस टाइम 45 रुपये के आसपास भाव था। फिर उसके बाद जिस तरह के इफ्स एंड बट्स होते हुए दिखे, जो लीगल बैटल्स हुई, 8 जुलाई को हमने देखा कि जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 36.8 तक पहुंच गई थी। पर 27 अक्टूबर यानी कि कल जब डील का ऐलान हुआ तो 53.7 यानी कि जो उनका ऑफर प्राइस था उसके भी ऊपर यहाँ पर प्राइस होता हुआ दिखा। तो डेफिनेटली एक तो ये चीज़ हुई, साथ ही ट्विटर के अधिग्रहण के बाद एलन मस्क ने काफ़ी सारे बदलाव भी किए, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि जो ट्विटर के 3 टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उनको उन्होंने फायर कर दिया, जिसमें सीईओ, सीएफओ और जो लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसीज चीफ के लोग हैं वो शामिल थे। और मस्क ने फाइनली ये कहा कि द बर्ड इज़ फ्रीड नाउ। बर्ड आप जानते हैं कि जो ट्विटर का लोगो है, तो बर्ड इज़ फ्रीड, ये उन्होंने ट्वीट कर कहा। और अब सबकी नज़रें स्वाभाविक रूप से ट्रंप साहब के अगले कदम पर होंगी और अगले कदम में से सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है वो है क्या ट्रंप, जिनको वो अपना दोस्त बताते हैं, काफ़ी अच्छी दोस्ती है दोनों में, सो क्या ट्रंप की वापसी होगी ट्विटर पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। इसके अलावा जो कंटेंट मॉडरेशन है फ्री स्पीच को लेकर, और चिड़िया अब फुर्र हो गई है जो हमने आज का रखा था, तो उसमें ये चिड़िया क्या वाकई में फ्री हो गई है? इसमें क्या फ्री स्पीच का स्पेस और ज़्यादा मिलेगा? बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। और आने वाले वक्त में ट्विटर को लेकर जो भी ऐलान एलन मस्क करेंगे हम आप तक ज़रूर लाएंगे उसका विश्लेषण। आइए अब बात करते हैं ट्रेडर्स के लिए एक अहम खबर की। ट्रेडर्स के हितों की रक्षा के लिए मार्केट रेगुलेटर एक अहम योजना पर काम कर रहा है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा है कि अगर एक एक्सचेंज में साइबर अटैक होता है तो निवेशक दूसरे एक्सचेंज के सारे सौदे कर सकते हैं। सेबी इस मामले पर काम कर रहा है बहुत ही गंभीरता से, और इसके साथ ही सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि दोनों बड़े एक्सचेंजेस के साथ इस पर बहुत ही शिद्दत से काम किया जा रहा है। मार्च तक इसकी लाइव टेस्टिंग भी करने की तैयारी है। Now, in a cybersecurity attack, it's your software that will get attacked. So, we worry a lot about this. Now, what have we done about it? We've actually gotten our 2 biggest exchanges to have in place a mechanism, and this is work in progress now. I think we'll go live by about March of next year, where you're now mitigating against software risk. So, all the data of every client's position and collateral which is there on exchange A is online, going and sitting in a storage box next to exchange B's system in their data center. If exchange A goes down, and if SEBI determines that this is on account of software attack, meaning a cybersecurity attack, and it's not going to be possible for their DR site to come up in time, SEBI will press the button for that data to be uploaded into exchange B's system, their software. Okay? And now every participant in the market can operate on exchange B as though he was operating on exchange A.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने देश के बैंकिंग ओम्बुड्समैन और संस्थाओं को बड़ी नसीहत दी है। शक्तिकांता दास के मुताबिक संस्थाओं को ग्राहकों की शिकायत के बेहतर और जल्द निपटारे के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टेक रिवॉल्यूशन से फाइनेंशियल संस्थाओं की क्षमता बढ़ी है, लेकिन हमें ग्राहकों के अधिकारों के लिए लगातार इस पर निगरानी भी करनी होगी। आरबीआई गवर्नर ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि कुछ डिजिटल लेंडिंग एप्स नियमों का सही से पालन अभी भी नहीं कर रही हैं। हालांकि उन्होंने एक संतोष जाहिर किया कि जो कदम उठाए गए हैं आरबीआई की ओर से, उनके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। शक्तिकांता दास ने मिस सेलिंग और नॉन ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग को लेकर भी चिंता जाहिर की। LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO पर दांव लगाने वाले जो निवेशक अब तक नुकसान में हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। दरअसल कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर या डिविडेंड देने की योजना बना रही है। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि LIC अब अपने शेयर की कीमत में सुधार के लिए और उसको ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए लोगों के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसके लिए निर्धारित फंड में पॉलिसी धारकों के फंड से लगभग $22 अरब ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है। ये गैर भागीदारी वाले कुल फंड का 6वां हिस्सा हो सकता है। तो कुल मिला के हो सकता है कि डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स का ऐलान हो जाए। जी बिजनेस से खास बातचीत में मारुति के चेयरमैन RC भार्गव ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले भले ही रुपया कमजोर हुआ है, लेकिन दूसरी करेंसीज यानी कि येन, यूरो और पाउंड के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है और इसी के चलते कंपनी को इंपोर्ट करने में सहूलियत हुई, फायदा मिला। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हम कोरोना महामारी से निकलकर फिर से प्री कोविड लेवल पर पहुंच गए हैं और इसीलिए इसका फायदा जो है वो Q2 के रिजल्ट्स में भी दिखा है। पूरी बातचीत आप देखिए। RC भार्गव साहब हमारे साथ शो में जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। थैंक यू। नंबर्स के लिए आपको सबसे पहले तो बधाई, बहुत बढ़िया नंबर्स आए हैं, बीटन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स इन मेनी वेज। सर तो क्या वर्क किया इस क्वार्टर में जिसको आप एट्रीब्यूट करेंगे? देखिए कई चीजें हुई इस क्वार्टर में। मेरे ख्याल से 3 साल के बाद एक ऐसा क्वार्टर आया जिसमें हमें ना तो कोई कोविड की फिक्र करनी पड़ी, ना हमें कोई खास दिक्कत आई कंपोनेंट्स की। हालांकि थोड़ी शॉर्टेज रही है, चैलेंजेस रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, सेमीकंडक्टर्स के, बट पहले के मुकाबले में बहुत फर्क आ गया। हमें जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें डिक्लाइन नजर आया। और एक चीज जो लोग वाग समझ नहीं रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि रुपये का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। सही है, रुपये का डिवैल्यूएशन हो गया है डॉलर के खिलाफ, मगर बाकी करेंसीज के खिलाफ रुपये का एप्रिसिएशन हो गया है। रुपये जो है वो येन, जापानीज येन के खिलाफ या यूरो के खिलाफ या ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ पहले के मुकाबले में काफी तगड़ा हो गया है। तो इसके वजह से हमारे जो इंपोर्ट के खर्चे होते थे वो काफी कम हो गए और हमने हेजिंग करी हुई है ताकि ये फायदा आगे भी मिलेगा। और एक्सपोर्ट्स का हम हेज नहीं करते हैं तो वहां पर डिवैल्यूएशन का फायदा मिल जाता है। तो फॉरेन करेंसी, कमोडिटीज, फुल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट, नो कोरोना, सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स 3 साल बाद एक क्वार्टर आया जिसमें हमने हाथ जोड़े भगवान को कि हाँ भाई कुछ काम ठीक हो पाया आपकी से। चलिए इंडिया 360 में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। दादा, दादी, ऋषभ भैया, D2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाए इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स।
D2H, direct to heart. शुद्धता में आपका मुझ पर और पतंजलि पर अटूट विश्वास है। उसी विश्वास के साथ पतंजलि बंधा में हींग, सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी व मिर्ची पाउडर आदि भी आपने अपनाया है और शुद्धता के साथ सेहत व स्वाद का अनुपम संगम पाया है। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं चाय नहीं पीता। हे, एक मिनट, भुजिया के बिना चाय नहीं पीता। पिकाजी है ना? हाँ। भैया जी हमला। भैया जी 10 गोलियां ले ले। गोलियां नहीं रख जा, गोली। पर बाहर तो 10 लोग हैं। 10 हो या पूरी बस, अब तो बस 1 है तो डन है। इसको कोई वॉच कराओ। जब वॉचो मिले ढेर सारे OTT ऐप्स एक ही प्लान में, तो हर कोई बोलेगा वॉचो 1 है तो डन है। फुली लोडेड प्लान सिर्फ 253 रुपए पर मंथ पे। आज ही सब्सक्राइब करें ऑन watcho.com और पाएं 1 महीना वॉचो प्लान कॉम्प्लीमेंट्री। ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स की मनमानियों के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। सरकार ने पहले तो ओला उबर जैसी कैब सर्विस प्रोवाइडर्स को समन किया, सर्विसेज में सुधार करने का समय दिया। अब सरकार एक बार फिर इनके साथ बैठक करने वाली है और इनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगने वाली है। सरकार की सख्ती ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कितनी कारगर साबित हुई है? क्या वाकई इनकी सेवाओं में सुधार देखने को मिलेगा अब? और अगर नहीं तो इन पर किस तरह की सख्ती की और जरूरत है? देखिए रिपोर्ट। आपने कैब बुक की, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि आपकी राइड कैंसिल कर दी गई है। कैब मिल भी गई तो उसकी गंदगी देखकर पूरा मूड चौपट हो जाता है। कई बार कैब के ड्राइवर का बर्ताव ठीक नहीं होता। ऐप बेस्ड कैब सेवाओं की ऐसी एक नहीं 1000 शिकायतें हैं और इससे परेशान है आम कंज्यूमर। राइड का कोड भी आ गया, मुझे सब कुछ हुआ, बट एंड टाइम पे मुझे कैंसिलेशन का भी मैसेज नहीं आया एंड हाफ एन आवर के बाद मुझे पता चला कि अरे मेरा ट्रिप कैंसिल हो चुका है। काफ़ी बार, बहुत बार तो हमारी राइड कैंसिल हो जाती है। मैंने बोला कि मेरे को दीवा जाना है, तो दीवा जाने के बाद में वो लंबे का भाड़ा बोलते हैं, अभी हम लोग ये टाइम पे नहीं जा सकते हैं, आप दूसरा कार ले लो। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए जी बिजनेस ने आवाज बुलंद की। हमने ऐप बेस्ड कैब सेवाओं की मनमानियों के खिलाफ मुहिम चलाई और सरकार तक आपकी बात पहुंचाई। हमारी मुहिम रंग लाई और सरकार ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज कंपनियों को एक बार फिर समन करने जा रही है। दरअसल ओला, उबर और दूसरी कैब सर्विस कंपनियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी महीने बेंगलुरु में ओला के एक ड्राइवर ने एक महिला से राइड के बाद अधिक पैसे की मांग की। विरोध करने पर ड्राइवर ने महिला से बदतमीजी की। मुंबई में एक एक्ट्रेस को सुनसान जगह उतारने की कोशिश हुई। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद जी बिजनेस ने मुहिम छेड़ी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कैब सर्विस आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत लेकर भी आए हैं और हर राइड में दिक्कत हो ऐसा भी नहीं है। सरकार भी यही चाहती है, लिहाजा ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स को फिर से समन करने वाली है। सरकार हाल में मिली शिकायतों को लेकर कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग सकती है। इसके अलावा इनकी सर्विस क्वालिटी और सफाई को लेकर मिली शिकायतों को देखते हुए सरकार इनका पक्ष जानेगी और इनके खिलाफ शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने संबंधी मामले में सवाल पूछ सकती है। जिन खास मुद्दों पर कैब एग्रीगेटर्स पर सरकार ने शिकंजा कसा है, उनमें कैब के ड्राइवर्स का खराब व्यवहार, बार बार राइड कैंसिल करने और राइड के दौरान एसी नहीं चलाने जैसी शिकायतें आम हैं। इसे लेकर सरकार ने ओला, उबर, मेरू, रैपिडो और जुगनू जैसी कैब और राइड एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधियों को पहले भी तलब किया है, जिसमें सरकार ने इनकी सर्विस में सुधार को लेकर चेतावनी दी थी। इसी कड़ी में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करने वाले रेगुलेटर CCPA ने इनसे जवाब मांगा। एक बड़ी मांग ये भी है कि कैब चालकों के बैकग्राउंड की जांच प्रक्रिया में कोई कोताही न बरती जाए।
साथ ही उन्हें कस्टमर के साथ अच्छे व्यवहार की ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। यही नहीं, कंपनियों की ओर से ड्राइवरों के साथ भी मनमाना व्यवहार और पेमेंट को लेकर भी समस्याएं हैं। उम्मीद है सरकार से बात करने के बाद ये तमाम शिकायतें दूर होंगी, लेकिन तब तक जी बिजनेस की मुहिम जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा पर सवार महिला से लूटपाट की गई। स्कूटी पर आए बदमाशों ने महिला से बैग पर उसका झपटा मारा और इस दौरान महिला सड़क पर गिर गई। गिरने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी गवाही दे रही है सीसीटीवी की ये तस्वीरें। सीसीटीवी में स्कूटी सवार बदमाश महिला से झपटमारी करते दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर इसी लूटपाट के चक्कर में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। झपटमारी की हैरान कर देने वाली ये खबर दिल्ली के प्रशांत बिहार इलाके की है। वीडियो में देखिए, एक महिला ई रिक्शा में बैठे हुए दिखाई दे रही है और स्कूटी सवार 3 बदमाश भी दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान स्कूटी सवार बदमाशों ने महिला से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने लूट का विरोध किया तब स्कूटी सवार बदमाशों ने महिला से जबरन बैग छीनने की कोशिश की, जिससे महिला ई रिक्शा से सड़क पर गिर गई, जिस वजह से महिला के सिर में गंभीर चोट लग गई। सिर में चोट लगना ही महिला की मौत की वजह बनी। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पकड़ ली। पुलिस आई थी, पुलिस ने ही FIR कराई। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। फिर पुलिस आई थी, उन्होंने सारी तहकीकात करके चले गए। भाई दूज के मौके पर महिला दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश इलाके में अपने भाई के यहाँ जा रही थी, लेकिन बदमाशों की झपटमारी से एक बहन अपने भाई के यहाँ ना पहुँच पाई। 3 बदमाश थे अपने भाई के यहाँ ना पहुँच पाई। 3 बदमाश थे जो स्कूटी पर सवार थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरी वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि उन पूरे बदमाशों का, उन सभी बदमाशों का पिछला आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि सुमित्रा के घर पे मातम का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बदमाशों की वजह से महिला की परिवार के आंसू नहीं थम रहे हैं। दिल्ली से दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब देखते हैं मोबाइल गैजेट्स की दुनिया में इस हफ्ते कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, क्या नया लॉन्च हुआ और क्या आने वाला है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टेक की दुनिया के सबसे बड़े अपडेट्स के बारे में। व्हाट्सएप के साल के सबसे बड़े आउटेज से लेके नथिंग के ईयरस्टिक तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या हुआ नया। CCI ने दूसरी बार गूगल पर लगाया करोड़ों का फाइन। पिछले एक हफ्ते में 2 बार गूगल पर टोटल 2270 करोड़ से भी ज्यादा का फाइन लग चुका है। ये फाइन एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए लगाया गया है, क्योंकि गूगल अपनी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन यूज करके अपने पेमेंट सिस्टम गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम यानी कि GPBS को प्रमोट कर रही थी। CCI ने गूगल को जल्द से जल्द अपनी पॉलिसी में मॉडिफिकेशंस लाने को भी बोला है। इस हफ्ते व्हाट्सएप यूजर्स ने एक्सपीरियंस किया साल का सबसे लंबा व्हाट्सएप आउटेज। करीब 2 घंटे तक टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से व्हाट्सएप नहीं चला। कंपनी ने बाद में इनकन्वीनियंस के लिए यूजर्स से माफी भी मांगी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ जैसी सिटीज में लोगों ने ये आउटेज एक्सपीरियंस किया। साथ ही ग्लोबली भी कई और कंट्रीज में व्हाट्सएप स्मूथली ना चलने की कंप्लेंट्स आई। एप्पल ने फाइनली आईफोन यूजर्स के लिए iOS 16 का मेजर अपडेट iOS 16.1 किया रिलीज। इस अपडेट के बाद यूजर्स को iCloud शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी, लाइव एक्टिविटीज, डिलीट वॉलेट ऐप और बैटरी परसेंटेज जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। बैटरी परसेंटेज पहले सिर्फ कुछ ही डिवाइसेस में थी, लेकिन अब एप्पल आईफोन XR, 11, 12 मिनी और एप्पल आईफोन 13 मिनी में भी ये फीचर मिलेगा।
एंड्रॉयड और iOS को मिला YouTube फेसलिफ्ट। गूगल ने YouTube ऐप पर नए डिजाइन एलिमेंट्स और प्रोडक्ट फीचर्स रोल आउट करने का फैसला लिया है। इसमें एम्बिएंट मोड के साथ वीडियोस को जूम इन और जूम आउट करने का भी फीचर है। एम्बिएंट मोड में लाइटिंग इफेक्ट है, जिससे बैकग्राउंड में जेंटल कलर्स आएंगे और यूजर्स के लिए डार्क थीम में वीडियो को देखना और ज्यादा इमर्सिव होगा। मोटोरोला ने इंटरनेशनली लॉन्च किया अपना नेक्स्ट जेन फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन मोटो रेजर 2022। ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट पर रन करता है। साथ ही इसमें 6.7 इंच FHD+ OLED स्क्रीन है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बैटरी की बात करें तो इसमें 30 वॉट चार्जिंग के साथ 3500 mAh की बैटरी भी मिलेगी। ये फोन IP52 की स्प्लैश रेटिंग से लैस है। अपने काफी यूनिक फोन के बाद नथिंग ने लॉन्च किए अपने ईयरबड्स नथिंग ईयर स्टिक। इसमें यूजर्स को मिलेगा 29 आवर्स प्लेबैक टाइम और हाफ इन ईयर डिजाइन। ये ईयरबड्स एक यूनिक लिपस्टिक केस के साथ आते हैं, जिसे जब ट्विस्ट करते हैं तो ईयरबड्स बाहर आ जाते हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये 8,499 रुपीज की प्राइस पर लॉन्च हुआ है। सोनी ने ग्लोबली लॉन्च किया अपने इको फ्रेंडली सोनी लिंकबड्स S अर्थ ब्लू। ये सोनी के सबसे छोटे और लाइटेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स हैं। ये स्पेशल लिंकबड्स रिसाइकल्ड वाटर बॉटल से बने हैं। इनमें आइडियल लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए अडेप्टिव साउंड कंट्रोल जैसे कई फीचर्स मौजूद हैं। एप्पल ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि अब एप्पल आईफोन्स में भी USB-C चार्जिंग पोर्ट आएगा। ये कंफर्मेशन एप्पल के सीनियर VP ग्रेग जॉसविक ने दी। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी मांग आई थी कि एप्पल अपने चार्जिंग पोर्ट को टाइप C में कन्वर्ट करे, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। एप्पल ने पहली बार बढ़ाए एप्पल म्यूजिक और TV प्लस के प्राइजेस। ये प्राइजेस लॉन्च के बाद पहली बार बढ़ाए गए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन कंपनी ने लाइसेंसिंग कॉस्ट को बताया। ये प्राइजेस अभी फिलहाल US में इंक्रीज किए गए हैं, पर हो सकता है इंडिया में भी ये प्राइजेस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएं। वीवो और आईकू स्मार्टफोन्स के लिए आया फन टच OS 13। एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड फन टच OS 13 में यूजर्स को सिक्योरिटी के लिए ऐप पिनिंग, बेटर मैनेजमेंट के लिए आई मैनेजर और स्टेबलाइजर रिंग जैसे कई फीचर्स मिलेंगे। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। चलिए अब जरा बाजार का हाल ले लेते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर घरेलू बाजार में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मजबूत दिखे। सेंसेक्स 203 अंकों की तेजी के साथ 59,960 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 अंक चढ़कर 17,787 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। मेटल और फार्मा इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट हुई। रियल्टी और FMCG इंडेक्स में भी लाल निशान में बंद हुए। बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली रही। बैंक निफ्टी 308 अंक लुढ़ककर 40,991 के लेवल पर बंद हुआ। और मार्केट में आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखा गया, किस तरह का देखा गया, बता रही है मेरी सहयोगी नुपुर। हफ्ते के आखिरी दिन और नवंबर सीरीज़ के पहले दिन आज बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा। दिन के दौरान देखा कि बाजार में काफ़ी वॉलीटिलिटी आती दिखी थी और बंद होते टाइम हमने देखा कि निफ्टी 60 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,800 के करीब बंद होता नजर आया। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ तो हल्की सी कमज़ोरी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज थोड़े से प्रेशर में आते दिखे। गेनर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल सबसे ऊपर है। निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो करीबन 3% की बढ़त आती दिखी थी। NTPC के कल नतीजे आने वाले, उसके पहले स्टॉक में 2% का मूवमेंट था। हीरो मोटोकॉर्प में भी करीबन 1.5% का उछाल आज दिखा। और कोल इंडिया की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि IPO प्राइस से ये अब ऊपर आ चुका है। करीबन 1.5% की बढ़त इस स्टॉक में भी आज नजर आई थी। निफ्टी लूजर्स की लिफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि टाटा स्टील जिसके नतीजे आने वाले सोमवार को, नतीजों से पहले ये स्टॉक में काफ़ी दबाव दिखा। 3-2.5% की गिरावट आज इस स्टॉक में थी। टेक महिंद्रा इनफैक्ट आज 2.5% टूटा।
ग्रासिम की बात करें तो और डिवीज लैब, ये स्टॉक भी आज फोकस में थे। स्टॉक्स इन फोकस की लिस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मारुति के नतीजे काफ़ी बढ़िया आए थे, अनुमान से भी बढ़िया आए और आय मुनाफा स्पेशली अनुमान को बीट करते हुए दिखाता। तो ये स्टॉक नतीजों के बाद 5% की बढ़त के साथ बंद होता नजर आया। इन्फीबीम इंटरेस्टिंगली 20% ऊपर था। आज जुबिलेंट फार्मोवा में भी 7% की बढ़त आती दिखी। नायका की की तरफ से जो डिस्क्लोजर आया था जहाँ पे सीटीओ ने रिजाइन किया था, उसी के चलते ये स्टॉक आज फिर दबाव में था। 6.5% की गिरावट इस स्टॉक में आती दिखी। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे जो लिस्ट है गेनर्स की, उसमें एजिस लॉजिस्टिक देखे तो 5% से ऊपर है। एपेक्स जो है वो जो स्पार्क है सन फार्मा की कंपनी, वो भी 5% से ऊपर है। नारायण रुद्रालय में भी 4.5% की बढ़त आती दिखी। ऑयल इंडिया में भी 4% की इस आज उछाल देखा गया था। लूजर्स बलरामपुर चीनी इंटरेस्टिंगली आज गिरता हुआ नजर आया। 6.5% की गिरावट इस स्टॉक में थी। एसबीआई कार्ड्स के नतीजे काफ़ी ख़राब थे। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो काफ़ी हद तक गिर कर आया था, तो इस स्टॉक पे भी यहाँ दबाव दिखा। 5% की गिरावट यहाँ आती दिखी। सुमिटो केमिकल्स कल से गिर रहा है और आज भी 5.5% की गिरावट इस स्टॉक में थी। फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें तो ये स्टॉक भी 5% से आज टूटता हुआ नजर आया। चलिए अब जरा कुछ दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इमरान खान ने आज़ादी मार्च लॉन्च किया है। इमरान अपने समर्थकों के साथ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इमरान की कोशिश शहबाज सरकार को हटाने की है। क्या इमरान अपने लॉन्ग मार्च से शहबाज सरकार को उखाड़ देंगे? सवाल यही। मैं लीड करूंगा उसको। लाहौर में लाखों सपोर्टर्स के साथ इमरान खान ने आज़ादी मार्च लॉन्च कर दिया। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते ये काफिला और बड़ा हो जाएगा और इमरान की ये सियासी ताकत देखकर इस्लामाबाद में अभी से ही इमरजेंसी लग गई है। पाकिस्तानी पब्लिक इमरान के लिए जान देने का दावा कर रही है। इमरान खान आज जुमे की नमाज के बाद इस मार्च में शामिल हुए। फाइनल मार्च शुरू करते ही इमरान ने अपने सपोर्टर्स को शांति से इस्लामाबाद तक पहुंचने का ऑर्डर दिया। कैमरे के सामने ही इमरान शांति की बात करते रहे, पर इमरान की पार्टी ने अपने सपोर्टर्स को डंडे, गैस मास्क और गुलेल लेकर आने को कहा। यानी इस प्रोटेस्ट का पूरा खाका पहले से ही तैयार है। इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तान की कौम का है, 24 करोड़ लोगों का है। इस्लामाबाद के अंदर से इतने लोग निकलेंगे। अगर आपने कोई ड्रोन इस्तेमाल किया, अगर आपने राना सनाउल्लाह, अगर आपने कोई रबड़ की गोलियां और जो आप कह रहे हैं कि हमने 12 बोर की इतनी 100 गन्ने मंगाई हैं, फिर आप इस्लामाबाद से भाग नहीं सकेंगे। आप में हिम्मत नहीं है इस्लामाबाद से भागने की। इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में पहुंच रहे मार्च को रोकने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान की राजधानी में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इमरान के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने और खराब हालात से निपटने के लिए आंसू गैस और पेपर स्प्रे से लैस 13,000 से ज्यादा जवान इस्लामाबाद में तैनात हैं। शहबाज के होम मिनिस्टर पहले ही इमरान को धमकी दे चुके हैं। अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाजे करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जथा कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे। इमरान को सीधी धमकी दी गई है, पर हिंसा का डर इसलिए है क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। आज़ादी मार्च शुरू करने से पहले इमरान खान के लिए एक लग्जरी कंटेनर तैयार किया गया है। इमरान इसी कंटेनर पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, अपने सपोर्टर्स का जोश बढ़ा रहे हैं। इमरान का नया मार्च पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल लेकर आया है। आशंका है कि अगले कुछ दिनों में या तो पाकिस्तान की हुकूमत बदल जाएगी या फिर पाकिस्तान में हिंसा का नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद मोदी सरकार की विदेश नीति के मुरीद हो गए हैं। मॉस्को में हो रहे एक वार्षिक समारोह के दौरान बात करते हुए पुतिन ने पीएम मोदी की विदेश नीति की खुलकर तारीफ की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। यूक्रेन से युद्ध और अमेरिका से तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की। नरेंद्र मोदी उन लोगों में से एक हैं जो एक स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम हैं, जो अपने लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं और कदम उठाते हैं। भारत पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाने के सभी प्रयासों के बावजूद वह सख्त रहे और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसकी भारत को जरूरत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ किया गया है। वो सच्चे देशभक्त हैं। मेक इन इंडिया का उनका विचार आर्थिक और नैतिकता दोनों में मायने रखता है। भविष्य भारत का है। इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पुतिन भारत की ऐतिहासिक प्रगति से भी खासे खुश दिखाई दिए। उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए उसके 75 साल के सफर का भी जिक्र किया। भारत ने ब्रिटेन की गुलामी से आजाद होने से आधुनिक राज्य बनने तक अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है। लगभग 1.5 अरब लोग और मूर्त विकास परिणाम भारत के लिए सभी के सम्मान और प्रशंसा का कारण है। इस युद्ध में कई मौकों पर भारत और रूस की दोस्ती का इम्तिहान हुआ। भारत ने एक दोस्त की भूमिका भी निभाई और एक उभरती महाशक्ति के तौर पर युद्ध रोकने के लिए पुतिन को समझाने की कोशिश भी की। आपको याद होगा जब एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन को युद्ध रोकने की नसीहत दी थी और उनके इस बयान की पूरी दुनिया ने तारीफ की थी। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। ये मोदी और पुतिन की दोस्ती का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक बार कहने पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को तुरंत फर्टिलाइजर मुहैया कराया और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 7.5 गुना ज्यादा। रूसी राष्ट्रपति ने मॉस्को में हुए इस वार्षिक सम्मेलन में ये बातें कही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोविड केसेस में बढ़ोतरी के बाद वुहान में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लाखों की संख्या में लोग घरों में रहने को एक बार फिर मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद है। चीन में लॉकडाउन रिटर्न्स। चीन के कई शहर एक बार फिर कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। सख्त लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वुहान शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ हर दिन 20 से 25 नए कोविड केस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। वुहान में लॉकडाउन के बीच कैसे हालात हैं, उसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है, जहाँ क्रेन की मदद से एक शख्स को घर के ऊपरी मंजिल से बाहर निकाला गया। दावा किया जा रहा है कि ये शख्स कोरोना पॉजिटिव है। वुहान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चीन का वुहान ही अकेला शहर नहीं है जहां सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। ग्वांगझो शहर में भी सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। यहां सड़कों और गली मोहल्लों को सील कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। चीन में गुरुवार को देश भर में लगातार तीसरे दिन देश भर में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वुहान शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ग्वांगझो शहर में भी सख्ती लागू है। चीन में कोरोना को लेकर जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है, यानी किसी भी इलाके में अगर एक भी मरीज मिलता है तो उस एरिया को सील कर दिया जाता है। चीन के सख्त लॉकडाउन की वजह से वहां के लोग बेहाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण सड़क हादसे में 3 भारतीय छात्रों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक तीनों छात्र जिस कार में सवार थे वो एक पिकअप ट्रक से टकरा गई। तीनों छात्र दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। मृतकों की पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक कार में कुल 7 लोग सवार थे। ये सभी छात्र न्यू हेवन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। हादसे में 5 और लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सड़क हादसे में मारे गए तीनों भारतीय छात्रों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है।
उत्तर कोरिया ने छोटी दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी जानकारी दी है। खबरों के मुताबिक दोनों मिसाइलें 225 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करी है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों की कड़ी निंदा की है और इसे उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। उसने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का उल्लंघन बताया जिसके तहत उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिलहाल दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर अपनी निगरानी और बढ़ा दी है। सिडनी में जब टीम इंडिया अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिख रही थी तब इसी मैदान में प्यार की एक कहानी भी लिखी जा रही थी। इस प्रेम कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दरअसल हुआ यूं कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ही एक लड़के ने प्रेमिका से अपने प्यार का इजहार कर डाला। जब लड़के ने लड़की को प्रपोज किया उस वक्त सभी कैमरों का फोकस इसी कपल पर था। मुंबई की भव्या और गुरुग्राम के अभिषेक दोनों सिडनी में जॉब करते हैं। दोनों के बीच दोस्ती कई सालों से है। दर्शक दीर्घा में अभिषेक ने अपनी प्रेमिका को घुटने के बल बैठकर प्रपोज किया और उसे रिंग पहनाई। वैसे तो भव्या चाहती थी कि प्यार का इजहार अगर हो तो पेरिस में हो, लेकिन अभिषेक ने इजहार के लिए एक ऐसी जगह और एक ऐसे मौके को चुना जहां सारी दुनिया की नजर थी। क्या किया आपने? इनको पेरिस में प्रपोजल चाहिए था और मैंने सोचा कि उससे बड़ा करता हूँ कि पूरा वर्ल्ड देखे, तो हाँ बस हाँ बोल दी। थोड़ी सी डेयरिंग दिखाई, बस ठीक है। आप बताइए, आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ होने जा रहा है? मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं अभी भी शेक कर रही हूँ। तो ये सरप्राइज कैसा लगा आपको? आई एम वेरी सरप्राइज, वेरी शॉक्ड, आई एम वेरी हैप्पी। तो आपने प्रपोज किया, आपने हाँ कर दिया, यही हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे गुड़गांव का रहने वाला हूँ बट 6 साल से सिडनी में ही हूँ। आप कहाँ के रहने वाली है? मैं मुंबई के रहने वाली हूँ। और अभी बहुत साल से सिडनी में ही है? बहुत साल से, 3 साल से सिडनी में। तो आपने ये प्लान किया था, क्या सरप्राइज दिया था, क्या सोचा था? मैंने पहले सोचा था कि हम मेलबर्न भी गए थे मैच देखने। पहले मैंने सोचा था उधर प्रपोज करूंगा बट वो मैच इतना इंटेंस था कि मौका ही नहीं मिला। तो फिर आज मुझे मौका मिला एंड देन बस। प्यार के इजहार की ये तस्वीरें आईसीसी ने मैच के लाइव टेलीकास्ट के दौरान भी दिखाई थी। सिडनी से कपिल वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज सुपर 12 राउंड के ग्रुप 1 के मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से था, लेकिन बारिश की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा। दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिए गए हैं। ऐसे में ग्रुप 1 में सेमीफाइनल्स की जंग अब और दिलचस्प हो गई है। न्यूजीलैंड की टीम 2 मैचों में 3 अंक के साथ ग्रुप में टॉप पर है। इंग्लैंड की टीम 3 मैचों में 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आयरलैंड की टीम 3 मैचों में 3 अंक और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। तो ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों में 3 पॉइंट के साथ कम रन रेट की वजह से अब चौथे पोजीशन पर आ गई है। T20 वर्ल्ड कप पर लगातार बारिश का साया मंडरा रहा है। आज वर्ल्ड कप का 25वां मुकाबला मेलबर्न में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण ये मैच रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिए गए हैं। आयरलैंड और अफगानिस्तान का सुपर 12 में ये तीसरा मैच था। पॉइंट टेबल की बात करें तो तीनों मैचों में अफगानिस्तान के खाते में 2 अंक हैं। आयरलैंड की टीम 1 मैच जीती है और 1 हारी है। आज के मैच के रद्द होने से आयरलैंड को 3 मैचों में 3 अंक मिल चुके हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत की शानदार जीत के साथ ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए हैं। सूर्य कुमार यादव ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 25 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली, जिसके साथ ही सूर्या साल 2022 में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्या के इस साल 25 मैचों की 867 रन हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के रिजवान के नाम 20 मैचों में 839 रन हैं। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को मिली 1 रन की करारी हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भड़क गए। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर भी उनमें शामिल हैं। उन्होंने खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स और पीसीबी सभी को खरी खोटी सुनाई है, जबकि मोहम्मद आमिर ने पीसीबी चेयरमैन और सिलेक्टर्स के इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने अपने ट्वीट में पाक टीम की आलोचना की। T20 वर्ल्ड कप में लगातार हार का सामना कर रही पाकिस्तान की टीम को चौतरफा बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनागाग्वा ने ट्वीट में लिखा, जिम्बाब्वे की क्या शानदार जीत है, टीम को इसके लिए बधाई। अगली बार
असली मिस्टर बीन को भेजना। अपने इस ट्वीट में राष्ट्रपति एमरसन ने जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान को हैशटैग भी किया था। दरअसल पाकिस्तान की ओर से एक नकली मिस्टर बीन जब वहां भेजे गए तब से वहां के लोगों में बवाल मचा हुआ है।